Everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and today we are going to learn about cells of the immune system. So basically we are going to learn about lymphoid cells, and in this lecture I will complete B cells, T cells and natural killer cells. Lymphoid cells बेसिकली लिम्फोसाइट्स होती हैं. हमें पता है कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं वो दो तरह की सेल्स सिक्रेट करती हैं, यहाँ पे माइलोइड और हमारी लिम्फोइड सेल्स. तो लिम्फोइड सेल्स में बेसिकली हमारी वाइट ब्लड सेल्स आती हैं, उसके टाइप आते हैं जिसको हम बेसिकली लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. तो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करती है. दो टाइप की इम्यूनिटी मिलती है. एक इनेट इम्यूनिटी होती है जिसमें मेमोरी नहीं होती, एक अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है. तो जो अडेप्टिव इम्यूनिटी की सेल्स होती हैं जो मेमोरी भी कंसिस्ट करती है, एंटीबॉडी सिक्रेट करती है, वो सेल्स यहाँ पे लिम्फोइड सेल्स होती हैं. ठीक है. और यहाँ पे उनको बेसिकली क्या बोला जाता है, लिम्फोसाइट्स बोला जाता है. ये हमारी बॉडी में 20 to 40% बनाती हैं WBCs का, WBC वाइट ब्लड सेल्स का. और अगर हम लिम्फ की बात करें तो लिम्फ सिस्टम हमारी बॉडी में देखो, एक तो ब्लड सर्कुलर सिस्टम होता है, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ हमारा बेसिकली हमारा इंटर जो टिश्यू स्पेस होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है. वो फ्लूइड ही है, बट वहाँ पे हमारी जो WBCs होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, जो सेल्स जो पैथोजन से एंटीजन से जो फाइट करती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. तो बेसिकली हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है लिम्फ. तो लिम्फ के की सेल्स का लिम्फोइड सेल्स 99% पार्ट फॉर्म करती हैं. अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 10 to the power 12 या फिर मैं बोलूँ ट्रिलियन लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी में. लिम्फोसाइट्स मेनली 3 टाइप्स की होती हैं: बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स. लिम्फोसाइट्स होती है ना, वो जी नोड स्टेज में, जी नोड स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें सेल ना डिवाइड नहीं करती, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं. मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब है कि वो फीडिंग भी करेंगी, वो एक्सक्रीशन भी करेंगी वेस्ट मटेरियल का, बट वो प्रोलिफरेट नहीं कर रही, वो अपनी प्रोजेनी फॉर्म नहीं कर रही, वहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही है. तो ये जी नोड स्टेज में रहती है जिसमें हम बी और टी सेल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. फिर ये सेल साइकिल में एंटर करती हैं. जैसे ही एंटीजन आता है तो एंटीजन इनको एक्टिवेट करता है और ये सेल साइकिल में एंटर कर जाती है. सेल साइकिल हमारा माइटोसिस में ये एंटर कर जाती है. माइटोसिस हमारा क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, जिसमें एक सेल हमारी दो सेल्स फॉर्म करती है. तो जीवन से सेल आ गई, यहाँ पे जीन एक्टिवेशन हो गया. एस फेज आ गई हमारी सेल साइकिल की. एस फेज में हमारा क्या होता है, सिंथेसिस फेज बोलते हैं, जिसमें डीएनए सिंथेसाइज होता है. फिर ये एम फेज माइटोसिस फेज में आ गई जिसमें सेल डिवीजन होगा. ठीक है. तो ये हमारी लार्ज हो जाती है लिम्फोसाइट सेल्स, और फिर ये जनरेट करती है इफेक्टर सेल्स जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडी बनाती हैं. दूसरी मेमोरी सेल्स होती हैं जो मेमोरी कंसिस्ट करती हैं किसी भी पैथोजन की, कि ठीक है ये एंटीजन हमारी बॉडी में पहले भी आया था या नहीं आया था. बी लिम्फोसाइट्स का बी लिम्फोसाइट्स जो है वो फर्स्ट टाइप है हमारा लिम्फोसाइट सेल्स का, या हम बोले तो हमारी लिम्फोइड सेल्स का. ठीक है. तो बी लिम्फोसाइट्स क्या है, बी लिम्फोसाइट्स हमारी वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी रिलीज करती है और मेमोरी सेल्स फॉर्म करती है. ठीक है. तो ये जो है फॉर्म, तो जितनी भी हमारी बॉडी में चाहे WBC हो चाहे वो RBC हो, फॉर्म तो वो हर सेल कहाँ पे होती है, बोन मैरो में होती है. ठीक है. बट मैच्योरेशन उसकी अलग अलग जगह पे होती है. तो यहाँ पे जो बी लिम्फोसाइट्स है वो बर्सा और फेब्रिकस इसमें मैच्योर होती है. किसके केस में, बर्ड्स के केस में. और बोन मैरो में मैच्योर होती है ह्यूमन के केस में और माइस के केस में, बेसिकली मैमल्स के केस में. ठीक है. मैमल्स में भी, स्पेसिफिकली ह्यूमन और माइस में. बी सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती है. देखो, जब हम टी सेल्स और बी सेल्स में डिफरेंस स्टडी करते हैं तो टी सेल्स के ऊपर एंटीजन बाइंडिंग सेल्स होती हैं, वो एंटीजन बाइंडिंग सेल्स होती हैं. उसके मेम्ब्रेन पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, किसके लिए, एंटीजन के बाइंड करने के लिए. कि कोई भी एंटीजन आएगा, एंटीजन क्या है, कोई भी फॉरेन बॉडी जो हमारी बॉडी में आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा, जिसको टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स बाइंड करेंगे. ठीक है. तो एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं टी सेल्स के ऊपर. बट यहाँ पे डिफरेंस आ गया बी सेल्स के अंदर. बी सेल्स में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती हैं जो एंटीजन से बाइंड करती हैं. अब जो ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती हैं ये एंटीजन से बाइंड करेंगी, और जैसे ही एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगी ये अपना डिवीजन या फिर बोले तो प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देती हैं. और प्रोलिफरेशन के बाद ये 2 टाइप की सेल्स फॉर्म करती हैं. एक होती है इफेक्टर बी सेल्स जिसको हम प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और ये फर्दर डिवाइड नहीं होती है. ठीक है. और दूसरी होती है मेमोरी सेल्स जिसका लाइफ स्पेन भी लंबा होता है और
जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होती है, एंटीबॉडी सेल्स होती हैं, उसका लाइफ स्पेन कम होता है, 2 to 6 वीक हो गया मैं बेसिकली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक एंटीजन है, ठीक है। एंटीजन यहाँ किसके थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, एंटीजन, एंटीजन यहाँ पे हमारा टी सेल्स भी उसको एंटीजन, टी सेल्स के साथ एंटीजन बाइंड होगा, पर वो एंटीजन किससे बाउंड होगा, एमएचसी मोलिक्यूल से बाइंड होगा, ठीक है। वो एमएचसी मोलिक्यूल यहाँ पे एंटीजन बी सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर बी सेल्स के एंटीबॉडीज वाली साइड पे वो बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो बी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएगी। फिर वो कुछ साइटोकाइन मोलिक्यूल सिक्रेट करेगी, कुछ एंटीबॉडीज बनाएगी, कुछ मेमोरी सेल्स सिक्रेट करेगी, ठीक है। यहाँ पे साइटोकाइंस जो होते हैं वो फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, मतलब एम्पलीफाई करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, और हेल्पर टी सेल्स और हमारी बी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी आती है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स भी हमारी बोन मैरो में ही फॉर्म होती हैं, क्योंकि ये लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स का क्या है, एग्जाम्पल है। ये मैच्योर किसके अंदर होती है, थाइमस के अंदर होती है। जैसे हमारी बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो रही थी बोन मैरो में ह्यूमन बींग्स के केस में, बट टी लिम्फोसाइट थाइमस के केस में मैच्योर हो रही है, ठीक है। अब जो टी सेल्स हैं उसके ऊपर टी सेल्स रिसेप्टर्स होते हैं, मैंने बात करी टी सेल्स रिसेप्टर, ऐसे लिखते हैं हम उसको, ठीक है। जो रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को, मतलब कोई भी बाहर से कोई भी पैथोजन आ रहा है उसके ऊपर जो भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन मोलिक्यूल है वो एज ए एंटीजन काम करेगा, और उसको ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। बट यहाँ पे एक वो है प्रिंसिपल बोलो या फिर तभी वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब वो एमएचसी मोलिक्यूल के साथ बाइंड होगा। अब ये एमएचसी मोलिक्यूल क्या है, एमएससी मोलिक्यूल है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की यूनिट है, बट ये पोलीमॉर्फिक है नेचर में। पोलीमॉर्फिक का मतलब ये है कि जेनेटिकली डाइवर्स है, हमारे बॉडी में बहुत सारे जीन हैं जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमएचसी मोलिक्यूल को कोड करते हैं, इसीलिए इसको पोलीमॉर्फिक ग्लाइकोप्रोटीन बोला गया है। और ये पोलीमॉर्फिक है तो डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन से बाइंड होगा। तो एमएचसी पहले किससे बाइंड होता है, एंटीजन से बाइंड होता है। एंटीजन को एजी की फॉर्म में लिखते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब ये इससे बाइंड होने के बाद ये एंटीजन को किसके पास भेजता है, टी सेल्स के पास। अब टी सेल्स के जो टी सेल्स रिसेप्टर्स हैं वो बाइंड कर लेते हैं एंटीजन को, ठीक है। ये प्रोसेस चलती जाती है। अब जो टी सेल्स हैं, सॉरी, जो एमएचसी मोलिक्यूल है वो 2 टाइप का होता है, एमएचसी क्लास फर्स्ट मोलिक्यूल और एमएचसी क्लास सेकंड मोलिक्यूल। जो एमएचसी क्लास फर्स्ट मोलिक्यूल होता है वो सारी न्यूक्लिएटेड सेल्स के थ्रू हमारे एक्सप्रेस किया जाता है, और क्लास सेकंड जो होता है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारी डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, टी सेल्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बेसिकली, और कुछ नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू हमारा क्या, क्लास सेकंड हमारा एमएचसी मोलिक्यूल क्या करा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे टी लिम्फोसाइट्स की। अब टी लिम्फोसाइट्स की कुछ सब पॉपुलेशन होती है, जैसे हेल्पर टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और टी रेगुलेटरी सेल्स। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो हेल्पर टी सेल्स है वो क्या डिस्प्ले करती है, CD4 को वो डिस्प्लेस करती है, जो एक मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब इसकी मेम्ब्रेन पे एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है जिसको नाम दे दिया गया CD4, ठीक है। जो किसके सरफेस पे प्रेजेंट है, टी सी सेल, जो टी हेल्पर सेल है उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक होती है हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब जो यहाँ पे CD8 और CD4 है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, पर इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने नेमिंग कर रखी है कि CD4 है या CD8 है। तो CD8 किसके सरफेस पे होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल के, और हेल्पर टी सेल के ऊपर होता है CD4। एक हमारे पास यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसमें हम बोलते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई डिजीज नहीं होगी तो हमारी जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है और TH सेल्स है उनका रेशियो 2:1 में रहेगा। क्यों, क्योंकि ये CD8 है, CD8 रेशियो अगर मैं CD4 रेशियो करूंगी तो क्या रेशियो आएगा, 2:1। अगर मेरी बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं है तो ये रेशियो 2:1 रहेगा। बट अगर मेरी बॉडी में कोई भी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है या ऑटो इम्यून डिजीज है या कोई भी डिसऑर्डर है तो इनका रेशियो 2:1 ना रह के कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे ब्लड के सैंपल को टेस्ट करके मैं ये पता कर सकती हूँ कि मेरी बॉडी में कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी या ऑटो इम्यून डिजीज है या नहीं है। फिर थर्ड टाइप आता है टी हेल्पर सेल्स। टी रेगुलेटरी सेल्स होती है ना, वो उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है,
CD24 भी प्रेजेंट होता है, CD8 भी प्रेजेंट होता है और CD4 भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें मेजर तौर पे तो CD4 और CD24 की ही हम बात करते हैं। ये क्या करती है, सुप्रेस करती है इम्यून रिस्पॉन्स को। तो टी रेगुलेटरी सेल्स नेगेटिव रेगुलेटर होती है इम्यून सिस्टम की। इसको हम प्रोजेनिटर बोलते हैं कि ये मेमोरी सेल्स हैं और ये नेगेटिव रेगुलेटर है किसका, इम्यून सिस्टम का। जो टी हेल्प जो हमारी हेल्पर टी सेल्स होती हैं, हेल्पर टी सेल्स, ये हमारी एंटीजन एनकाउंटर करने के बाद डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। जैसे ही एंटीजन से बाइंड होंगी, जो भी एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, उस एंटीजन को जब ये रिकॉग्नाइज करेंगी तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, एक इफेक्टर सेल्स में, एक तो इफेक्टर सेल्स में, और दूसरी हमारी ये किस में होंगी, ये हमारी क्या करेंगी, एक्टिवेट करेंगी। किसको एक्टिवेट करेंगी, बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगी और टीसी सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करेंगी, क्योंकि साइटोटॉक्सिक सेल्स फेगोसाइटिक एक्टिविटी करता है। फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है जिसमें एक सेल दूसरी डैमेज्ड सेल को या इन्फेक्टेड सेल को इनगल्फ कर लेती है, सेल ईटिंग इसको बोलते हैं। कैसे एक्टिवेशन होता है हमारा यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स का बी सेल्स और टी सेल्स के थ्रू। देखो, जो हमारी नेव टी सेल्स होती हैं, मतलब नेटिव जो टी सेल्स होती हैं, वो एक्सप्रेस करती हैं दो मॉलिक्यूल, CD4 पॉजिटिव या फिर वो रिप्रेजेंट करती है हमारे पास CD8 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो CD4 मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करने वाली सेल्स हैं, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ बाइंड हो जाती हैं। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स किसके साथ एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, एमएचसी सेकंड क्लास के साथ वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, और वो स्टुमुलेट कर देती हैं किसको, टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को स्टुमुलेट कर देती हैं। ठीक है, क्या करके, साइटोकाइंस को रिलीज करके। अब जो ये टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स हैं, वो जाके हमारी किसको, वो जब एक्टिवेट हो जाती है तो वो डिवाइड होने के बाद वो सेल्स साइटोटॉक्सिक हमारी टी सेल्स बनाती हैं, इफेक्टर सेल्स बनाती हैं, और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो अगेन साइटोकाइन रिलीज करती हैं, ताकि वेरियस टारगेट सेल्स पे वो हमारी क्या कर सके, उनको एक्टिवेट कर सकें। और बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, बी सेल्स को इसलिए एक्टिवेट करती है ताकि वो आगे क्या करें, डिवाइड करें, या तो हमारी प्लाज्मा सेल्स में जो एंटीबॉडी रिलीज करेंगी, या फिर हमारी किस सेल्स में, हमारी मेमोरी सेल्स में। ठीक है, अब जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, CD8 सेल्स क्या बन गई, साइटोटॉक्सिक बन गई। साइटोटॉक्सिक या तो फेगोसाइटिक एक्टिविटी करेगी, दूसरी टी सेल्स क्या बन गई, जो क्या करिए, साइटोकाइन को रिलीज कर रही है, ताकि आगे जाके टारगेट सेल्स पे पैथोजेनिक थ्रेट रिलीज हो जाए और वो क्या हो जाए, सतर्क हो जाए, इस तरह से। अब CD8 सेल्स जो हैं वो इंगेज होती है एंटीजन इम्बेंडेड MHC फर्स्ट क्लास मॉलिक्यूल के साथ। मतलब यहाँ पे जो भी इन्फेक्टेड सेल्स है उसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल एक्ट करता है। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल जब एक्ट करता है तो यहाँ पे हमारे ग्रेनजाइम और परफोरिन्स आते हैं, जो नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स स्टुमुलेटेड होंगी वो स्टुमुलेट होके इन्फेक्टेड सेल्स वो स्टुमुलेट करेंगी किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करती हैं, जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनमें क्या शो करती हैं, एपोप्टोसिस शो करती हैं। एपोप्टोसिस का मतलब है कि वो इन्फेक्टेड सेल्स को इनगल्फ कर लेंगी, ईट कर लेंगी, और कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेंगी ताकि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एम्पलीफाई हो सके। नेक्स्ट एंड थर्ड टाइप की सेल्स है नेचुरल किलर सेल्स, जिसको हम ग्रेन्युलर सेल्स भी बोलते हैं। ग्रेन्युलर वर्ड उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें न्यूक्लियस ना ग्रेन्यूल्स फॉर्म करे, अलग अलग टाइप की मोर्फोलॉजी जिसकी हो। ठीक है, तो ये साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी शो करती है। साइटोटॉक्सिक का मतलब है फेगोसाइटिक एक्टिविटी, मतलब कि वो सेल को इनगल्फ कर लेंगी, सेल ईटिंग वो शो करेंगी उन सेल्स की जो डैमेज होंगी या फिर जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगी। ये 5 to 10% होती हैं, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट फॉर्म करती हैं। साइटोलाइटिक एक्टिविटी शो करती हैं, वायरस जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होंगी या फिजियोलॉजिकली जो सेल्स स्ट्रेस्ड होंगी, जैसे ट्यूमर सेल्स हैं, उनके अगेंस्ट साइटोलिटिक एक्टिविटी शो करेंगी। नेचुरल किलर सेल्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लिम्फोसाइट से, क्योंकि ये लिमिटेड सेल्स सेट ऑफ रिसेप्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। बेसिकली कभी हम इनको इंक्लूड करते हैं कि इनके ऊपर सेल रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होते, बट इनका एक टाइप होता है NKT सेल्स का।
ठीक है। नेचुरल किलर टी सेल्स, मतलब कि ये टी सेल्स की तरह भी एक्टिवेट कर, मतलब बिहेवियर शो करती हैं, जिसमें ये रिसेप्टर्स को शो करती हैं अपनी सरफेस पे। नेचुरल किलर सेल सिक्रेट साइटोकाइंस। साइटोकाइंस कौन कौन से साइटोकाइंस, जैसे हमारे इंटरफेरोन गामा है यहाँ पे, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, कीमोकाइंस और कुछ अदर फैक्टर्स जो इम्यून सिस्टम में इम्यून सेल्स के फंक्शन को एक्टिवेट करें। ठीक है, ऐसे साइटोकाइंस ये रिलीज करती हैं। ये सेल्स 20 to 30 पोर्शन बनाती हैं हिपेटिक लिम्फोसाइट्स का, 10% लिम्फोसाइट जो ह्यूमन लीवर में मिलती है और लंग में मिलती है। अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें इसको अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हम इसको किससे स्टेन करेंगे, इसको राइट गिम्सा स्टेन से स्टेन करके हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम इसके फंक्शन की बात करें तो, या फिर इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो, ये 3 टाइप से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। मतलब कि ये अपने टारगेट को रिकॉग्नाइज 3 टाइप से करती है। फर्स्ट होता है साइटोटॉक्सिक इम्यून रिस्पॉन्स, सेकंड होता है इफेक्टर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, थर्ड होता है इनहिबिटरी एक्शन। तो सबसे पहले की बात करते हैं, जिसमें हम साइटोटॉक्सिक इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, उसमें डीग्रेनुलाइजेशन प्रोसेस होती है। डीग्रेनुलाइजेशन का मतलब ये है कि ग्रेन्यूल्स बनते हैं, यहाँ पे पोर्स बनते हैं टारगेट सेल्स के ऊपर, पोर्स बनते हैं जिसके अंदर हमारा एंजाइम एंटर करता है। टारगेट सेल होगी, मान लो टारगेट सेल्स पे ग्रेन्यूल्स बन गए, पोर्स बन गए, पोर्स से स्पेस मिल गया। ठीक है, किसको, एंजाइम को एंटर करने के लिए। अब वो एंजाइम क्या करेगा, सेल के अंदर घुस के एपोप्टोसिस करेगा, सेल डेथ, नेचुरल सेल डेथ जो एक्टिविटी होती है ह्यूमन बॉडी में, एपोप्टोसिस वो कॉज करेगा। तो वो जो टारगेट सेल्स है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होगी, वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। कौन से साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल, परफोरिन एंड ग्रेन एंजाइम। ग्रेन एंजाइम क्या है, सीरिन प्रोटीएज, प्रोटीएज जो प्रोटीन को तोड़े। तो जहाँ पे सीरिन प्रेजेंट होगा पॉलीपेप्टाइड चेन में, वहां से ये कट कर देगा, जिसकी वजह से कैस्पेस मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कैस्पोस मॉलिक्यूल्स एपोप्टोसिस, जो नेचुरल सेल डेथ होती है उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे एक प्रोटीन होता है LAMP1 एंड LAMP2, जो नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस होता है। L stand for lysosomal, E stand for associated, M stand for membrane, P stand for protein. तो lysosomal associated membrane protein 1 एंड lysosomal associated membrane protein 2। लाइसोसोम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइसोजाइम भी सुसाइडल बैग इसको बोला जाता है। तो ये भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करके सेल को किल करते हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो नेचुरल किलर सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जो परफोरिन है वो रिलीज किया जाएगा किसमें, टारगेट सेल्स में, और वहां पे वो रिलीज होने के बाद पोलिमराइज होगा। पोलिमराइज होने का मतलब है कि एक चेन फॉर्म करेगा। वो चेन क्या करेगी, पोर्स फॉर्म कर देगी। अब वो पोर्स बनने के बाद वहां पे ग्रेन एंजाइम जो है प्रोटीएज, वो एंटर कर जाएगा टारगेट सेल्स के अंदर। नेचुरल किलर सेल्स एक्सप्रेस करती है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ठीक है, जो रिसेप्टर लाइगेंड होता है, मतलब जो ए क्या करता है, हमारे रिसेप्टर टारगेट सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे बाइंड हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज होगा रिसेप्टर में, बाइंडिंग की वजह से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर से रिसेप्ट, जब लाइगेंड और रिसेप्टर दोनों बाइंड होंगे तो कन्फर्मेशनल चेंज होगा रिसेप्टर में, जिसकी वजह से यहाँ पे अडेप्टर प्रोटीन्स रिलीज हो जाएंगे या फिर एक्टिवेट हो जाएंगे, जो एपोप्टोसिस को कोज करेंगे, सेल डेथ को कोज करेंगे। सेकेंड है हमारा यहाँ पे इफेक्टर इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ ये किसकी वजह से होता है, बहुत सारे साइटोकाइन रिलीज किए जाते हैं नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू। कौन कौन से साइटोकाइंस, इंटरफिरोन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरलूकिन 10, इंटरलूकिन 5, इंटरलूकिन 13, इंटरलूकिन 8 और MIP1 बीटा। ये रिलीज किए जाते हैं एक्टिवेटेड नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू। तो ये क्या करते हैं, एंटीवायरल एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कैसे, देखो अगर इंटरफिरोन जो हमारा इंटरफिरोन गामा जो है वो क्या करता है, कैस्पेस का मॉड्यूलेशन करता है और फेस एल का एंड ट्रायल का एक्सप्रेशन करता है, जिसकी वजह से एंटी ट्यूमर एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है। और इंटरलूकिन 8 अगर एक्टिवेट हो रहा है तो ये मेलोनोमा जो ट्यूमर होता है उसका रिग्रेशन कर देते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते, उसकी मेटास्टेसिस एक्टिविटी को कम कर देते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब होता है जिसकी वजह से जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो दूसरे टिश्यू में माइग्रेट करके वहाँ पे अपना ही वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना के डेवलप करके और वहीं पे अडहेर करके वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं।
ठीक है। तो वो ये रिग्रेस कर देता है क्या, इंटरलूकिन 8। इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म करती है तीसरा फंक्शन नेचुरल किलर सेल्स का, जिसमें ये डिफरेंट इनहिबिटरी रिसेप्टर सिक्रेट करती हैं जो मेम्ब्रेन प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, किसके ऊपर, नॉर्मल सेल्स के ऊपर। हाँ, जो इनहिबिट करता है नेचुरल किलर मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक किलिंग ऑफ दिस सेल्स। मतलब नेचुरल किलर्स मेडिएट कर रही है ना नॉर्मल सेल्स के ऊपर, मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है उसको रिकॉग्नाइज करके वो साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही है। मतलब जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल सेल्स को की यहाँ पे फैगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं करनी, उनको ईट नहीं करना है। दूसरी जो टारगेटेड सेल्स है उनको ईट करना है। इसी तरह से ये इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म करती है, मतलब कि साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी को इनहिबिट करती है नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट।